सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हमने हेनरी बॉयल के संचालन के सिद्धांत देखे। कुल उसमें 14 संचालन के सिद्धांत दिए हुए हैं। उसमें से हमने 5 संचालन के जो सिद्धांत है वो लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्लियर कर चुके हैं। अब छठे संचालन के सिद्धांत से हम शुरू करेंगे। अब छठा संचालन का सिद्धांत है समान हित को अधिक और व्यक्तिगत हित को गौण स्थान। यानी क्या कि संचालन सामूहिक प्रवृत्ति है। सामूहिक प्रवृत्ति यानी क्या कि एक ही व्यक्ति से ना होने वाली प्रवृत्ति को सामूहिक प्रवृत्ति कहा जाता है। उसका अपोजिशन है कि एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति का जो प्रवृत्ति का कार्य होता है उसे हम सामूहिक प्रवृत्ति कहते हैं। उसके बाद इसलिए व्यक्ति के मध्य विभाग के मध्य संकलन होना आवश्यक है, जिससे व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्ध और सुगम हो जाती है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि व्यक्तिगत या कर्मचारी समूह के हित को समग्र इकाई के हित के समक्ष गौण मानना चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को प्राधान्य देना चाहिए। यानी क्या है कि समान हित होना आवश्यक है। जिस प्रकार से कोई व्यापारी विभाग है, वो व्यापारी विभाग अपने कार्य कुशलता के अनुसार वेतन देने का कार्य करता है। अब जो कर्मचारी 24 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य करके डबल वेतन प्राप्त कर रहा है और उसके जगह पे मजदूरी करने वाला जो कर्मचारी है वो आधे घंटे के जगह 3 से 4 घंटे का कार्य करके भी उससे कम वेतन प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार की जो तुलनाएं होती है वो तुलना को ध्यान में रख के समान हित का उसमें अर्थ छुपा होता है। समान दोनों को समान कार्य हो या समान वेतन हो तो समान कार्य की विभागनी की जाती है। उसके बाद 7वां सिद्धांत कर्मचारियों को योग्य वेतन का सिद्धांत है। यही जैसे हमने समान कार्य हो, व्यक्तिगत हो या अलग अलग ग्रुप वाइज हो, तो उस स्वरूप से उसका वेतन निश्चित होता है। तो उसी स्वरूप से कर्मचारियों को योग्य वेतन का सिद्धांत हेनरी बॉयल ने दिया है। कर्मचारी जो सेवा देते हैं उसके बदले में उन्हें जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे वेतन देते हैं। वेतन की डेफिनेशन हमको पता है, दैनंदिन वेतन और मासिक वेतन। दैनंदिन वेतन जो रोज के रोज मजदूरी करने के बाद आपको पर्याप्त होता है उसे दैनंदिन वेतन कहा जाता है। और मासिक वेतन 1 महीने का कार्य करने के बाद आपको महीने के अंत में जो सैलरी प्राप्त होती है उसे मासिक वेतन कहा जाता है। तो उस प्रकार से कर्मचारी का योग्य वेतन सिद्धांत क्या बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार पीढ़ी के कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन न्यायी होना चाहिए। इसमें जिसकी जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता के अनुसार उसको वेतन पर्याप्त होना चाहिए। कुशल कारीगर के लिए बोनस, लाभ, संचालक मंडल को प्रतिनिधित्व आदि प्रोत्साहन योजना, इस प्रकार की सब योजना का आयोजन इसमें किया जाता है। उसके बाद है 8वां सिद्धांत केंद्रीकरण का सिद्धांत। व्यवस्था तंत्र के ढांचे में को सफल बनाने के लिए कितने अंश में अधिकारी केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसकी स्पष्टता होना आवश्यक है। व्यवस्था तंत्र में जितने अंश की सत्ता सौंपी नहीं गई उस केंद्रीकरण कहा जाता है। कर्मचारियों की शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग को इसके लिए केंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाना आवश्यक है। यानी क्या कि जब भी कार्य कर्मचारी करता है तो उस समय कर्मचारी को अपने कार्य के अनुसार, अपने वर्ग के अनुसार जो ग्रुप होता है उसमें समझाया गया कार्य है तो एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारी कार्य सौंपे तो उसका केंद्रीकरण होता नहीं है। उस समय क्या होता है, वो कार्य योग्य प्रमाण में सफल होता नहीं है। तो इसलिए केंद्रीकरण आवश्यक है। उसके बाद है अधिकार की रेखा श्रृंखला का सिद्धांत। यह सिद्धांत उच्च अधिकारी के प्रबंधकीय अधिकारियों से लेकर तल स्तर के कर्मचारी तक श्रृंखला की रचना पर जोर देता है। यानी कि क्या, जिस मैनेजर से लेके मजदूर तक की जो श्रृंखला होती है इस पे अधिकारी की रेखा श्रृंखला का सिद्धांत ध्यान देता है, जिसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचनाएं पहुंचाने का, सूचना संचार का कार्य किया जाता है। उसके बाद है 10वां सिद्धांत व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत 2 बातों पर जोर देता है। एक तो माल सामान की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, यानी माल सामान की जी प्रत्येक वस्तु को योग्य स्थान पर होनी चाहिए। उस प्रकार से उचित योग्यता कुशलता वाले कर्मचारियों को योग्य स्थान पर नियुक्त करना चाहिए।
सपोज कोई कंप्यूटर वर्क वाले को हम मजदूरी वर्क करवाए तो वो वर्क सक्सेस नहीं हो सकता जब तक उसको जिस चीज का नॉलेज नहीं है, तो उस चीज का नॉलेज उसको पर्याप्त नहीं होता है, तब तक अपना ध्येय पूर्ति हो सकता नहीं है। तो इसलिए 10वां सिद्धांत क्या कहता है कि पहली बात तो जो माल सामग्री है वो प्रत्येक स्थान पर योग्य स्वरूप में होनी चाहिए, और दूसरा है कि उचित योग्यता वाले को कुशलता उचित योग्यता वाले जो कर्मचारी है उन्हें योग्य स्थान पे नियुक्त करना चाहिए। उसके बाद 11वां सिद्धांत समानता का सिद्धांत। कर्मचारी संचालन का व्यवस्था का एक भाग है। कर्मचारी जीवित व्यक्ति, इसलिए उनके काम लेने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। अधिकारियों को कर्मचारी के साथ काम लेते समय न्यायपूर्ण समानता का व्यवहार करना चाहिए। यानी क्या कि कर्मचारियों का संचालकों के प्रति व्यवहार निष्ठा, रोजाना समानता और न्याय पर आधारित होती है। अब कर्मचारी को हर समय तुम कर्मचारी को सिर्फ एक मजदूर के रूप में देखोगे तो उस समय क्या होगा, उसको मालिक और मजदूर का डिफरेंट लगता रहेगा हर समय। पर जब तक हम उसको एक समानता यानी कि उसका जो तकलीफ है वो सुनेंगे समझेंगे, तो उसको हम अपने पास से अपने व्यक्तिमत्व को उसको जानने के लिए टाइम देते ऐसा देखेंगे। अब ये समानता कब आती है कि आप दूसरे का कार्य का ही प्रति सिर्फ अधिकार रखना जरूरी नहीं है, उसका दुख है, उसका दर्द है, इन सबको भी समझना आवश्यक है। जिससे क्या होगा, कर्मचारी आपसे संलग्न होगा और जिस प्रकार से वो काम कर रहा है उस काम को अधिक प्रमाण में ध्येयपूर्ति के लिए ज्यादा निष्ठा से कार्य करेगा। उसके बाद है कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत। अपना 12वां सिद्धांत है कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत। स्थायी और स्थिर कर्मचारी व्यावसायिक इकाई की पूंजी होते हैं। किसी एक इकाई में दीर्घ समय तक स्थिर रहने से कर्मचारी का विकास होता है और व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य प्राप्ति में कर्मचारी स्थिरता महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब कर्मचारी स्थिरता सिद्धांत क्या दिखाता है कि जब तक कर्मचारी एक ही जगह पे स्थायी रूप से है तो उस समय क्या होता है, एक जगह का कार्य करने से उन्हें उसका नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बढ़ेगा तो प्रगति के लिए बहुत सी अलग अलग तकनीकें यूज कर सकता है। तो इस स्वरूप से क्या होगा, उसकी प्रगति, खुद की भी प्रगति होगी और व्यवसाय की भी प्रगति होती दर्शाता है। उसके बाद है सूत्रपात का सिद्धांत। सूत्रपात का सिद्धांत के संचालन में जिस प्रकार उद्योग संहिता आवश्यक है वैसे कर्मचारी में पहली वृत्ति होना आवश्यक है। संचालकों को ऐसा व्यवसायिक वातावरण प्रदान करना चाहिए कि जिससे कर्मचारियों को पहल वृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त हो। पहल वृत्ति यानी क्या कि रेगुलरली काम करते रहना, वर्किंग प्रोसेस में रहना, यानी जो कार्य करने में उसको उत्तेजना आए। जैसे हम देखते हैं कोई कारपेंटर है, कोई मजदूर वर्ग है, वो क्या करते हैं, एक सॉन्ग लगाते हैं, वो सॉन्ग सुन के कार्य करते हैं तो उनको शरीर को क्या मिलती है, मूवमेंट मिलती है। उससे क्या होता है, उनकी जो कार्यवृत्ति है वो ज्यादा प्रमाण में बढ़ती दिखती है। उसके बाद है अपना लास्ट सिद्धांत समूह भावना का सिद्धांत। समूह भावना का सिद्धांत यानी व्यवसायिक इकाई की सफलता का आधार संचालकों और कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है। इसलिए दोनों वर्ग के मध्य सुमेलपूर्ण संबंध होने चाहिए। संचालकों को कर्मचारियों के मध्य समूह भावना पैदा करनी चाहिए। यदि सभी कर्मचारी समूह बनाकर कार्य करेंगे तो इकाई में लक्ष्य प्राप्ति का कार्य सरल होगा। यानी कि समूह भावना बहुत आवश्यक है। यानी क्या कि कर्मचारी जब तक ग्रुप में नहीं रहेंगे तब तक कार्य ध्येय जो है वो सही तरीके से प्राप्त करने में सफल नहीं होते। एक कोई भी व्यवसाय, छोटे से छोटे व्यवसाय से लेके बड़े से बड़े व्यापारी तक हम देखते हैं, जब तक ग्रुप नहीं तैयार होता है तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती नहीं है। उसी प्रकार से हम एक समाजशील प्राणी हैं, तो समाज में रहना है तो सामूहिक प्रवृत्तियां हमको आने आवश्यक है, हम समूह से जुड़े रहना आवश्यक है। तो इस प्रमाण से समूह का सिद्धांत दर्शाता है। इस प्रमाण में हमने हेनरी फेवल के संचालन के 14 के 14 सिद्धांत देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वाध्याय प्रक्रिया, इस प्रकार का स्वाध्याय का एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चंस के आंसर। अब एक अगत्य की सूचना है कि आपको जो अभी तक स्टडी करवाया गया है, जो ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया गया है, उन सब
ऑडियोज को आपको रिपीट करके सुनते रहना है और जो आपको क्वेश्चन आंसर्स टिक करवाए हैं इकोपीडिया में, तो वो आंसर्स आपको नोटबुक में लिख के उसका रिवीजन शुरू कर देना है। अब जब भी कोई नेक्स्ट एग्जाम के लिए सूचना आती है तो आपको वीडियो या ऑडियो के माध्यम से पर्याप्त होगी। थैंक यू।